हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होमियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन। हमारे एफएमटी में आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन लिव और डेड इज़ नोन एज द आइडेंटिफिकेशन। मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान निश्चित करना, यानी हम ये पता लगाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। मतलब दो तरह से व्यक्ति हो सकते हैं इसमें पहचानने के लिए। एक है जो है वो है लिविंग पर्सन, जो कि जीवित हो, और डेड पर्सन मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की डेथ हो गई और उसके पास कोई आईडी नहीं है। अब डॉक्टर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये डेड बॉडी आखिर किस व्यक्ति की है। इससे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। देन कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले है एज यानी कि एस्टिमेशन फ्रॉम हेल्थ, बोन एंड फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब किसी व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, उसकी टीथ, बोन्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट। आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके दांत निकलते हैं, जो बोन्स है वो डेवलप होते हैं, और जो शरीर फिजिकल चेंजेस आते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को देखकर एज का अनुमान लगाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं। अगर कोई बच्चा मिला और अपनी एज नहीं बता पा रहा, तो डॉक्टर उसकी क्या क्या देखते हैं, टीथ, बोन्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट। उसी देखकर क्या लगता है, प्रॉपर एज बता सकते हैं। देन सेक्स डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग एक्सटर्नल जेनिटलिया, पेल्विस, स्कल नहीं, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब जो बाहरी जो जेनिटल ऑर्गन देखकर जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। पेल्विस एडल्ट मेल और फीमेल पेल्विस में डिफरेंस होता है। देन जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है, मतलब फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। देन डीएनए टेस्टिंग से बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल सकता है। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि प्यूबर्टी के बाद कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर, वॉइस चेंज, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन हाइट एस्टिमेशन फ्रॉम लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन। किसी व्यक्ति की हाइट का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, उसके जो बोन्स है वो शॉर्ट है क्या लॉन्ग है, इससे हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी होंगी। कॉम्प्लेक्शन एंड फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर और बॉडी बिल्ड। मतलब जो पर्सन है उसकी पहचान उसके अपीयरेंस से होती है, जैसे कि स्किन का कलर कि कौन सा है, हेयर कलर कौन सा है, आई कलर कौन सा है, और बॉडी बिल्ड कैसी है। इसके वजह से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पुलिस को किसी मिसिंग पर्सन की डिस्क्रिप्शन दी गई और उसकी हाइट मीडियम है, ब्लैक हेयर है, ब्राउन आइज़ है, और पर्टिकुलर जो बॉडी है वो स्ट्रांग है, तो फीचर आइडेंटिफिकेशन करने में क्या होती है, हेल्प मिलती है। देन फिंगरप्रिंट्स पैटर्न्स आर अनक्विक रिमेन द अनचेंज्ड हो द लाइफ। हर व्यक्ति की जो फिंगरप्रिंट होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत यूजफुल है। डीएनए प्रोफाइलिंग यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग जो का इस्तेमाल करते हैं वो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है वो बायोलॉजिकल सैंपल से डीएनए प्रोफाइल से लिया जाता है, और जो डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन है वो किसी ऐसी एक्सीडेंट हुआ, बॉडीज़ की पहचान करना मुश्किल हो रहा तो ये करते हैं, तब डीएनए कंपैरिजन से आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। ब्लड ग्रुप ABO आणि RH ब्लड ग्रुपिंग कैन असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन बट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव बाय इटसेल्फ। मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो देखकर भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो सकती है। देन अगला पॉइंट, उसके जो एस्टिमेशन ऑफ एज है वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि फिजिकल फीचर, पब्लिक एंड एक्सिलरी हेयर और वेल ग्राउंड बियर्ड, मॉइस्चर आर प्रेजेंट, जेनिटलिया हैव एडल्ट अपीयरेंस इन बोथ सेक्सेस। प्यूबर्टी के बाद शरीर में कोई चेंजेस आते हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर्स, जेनिटल रीजन के आसपास बाल आना, एक्सिलरी हेयर, एक्सिला में हेयर्स आना, बियर्ड एंड मतलब मेल में बियर्ड डेवलप होती है, और जेनिटल डेवलपमेंट भी होता है। डेंटल फीचर, ऑल टीथ इन द माउथ आर परमानेंट। एक सर्टन एज के बाद बच्चे के मिल्क टीथ की जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। टीथ प्रेजेंट आर इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलार एंड मोलार, एंड डेंटल फॉर्मूला बीइंग 2122 और 2123 ये होता है। देन जो आपको पता है क्या, टीथ के जो इंसिजर किसे कहा जाता है, जो सामने वाले टीथ होते हैं उनको हम इंसिजर कहते हैं। जो नुकीला टूथ होता है ना उसको कैनिन बोलते हैं। प्रीमोलार कैनिन के पीछे होता है, उसके इसलिए उसको प्रीमोलार कहते हैं, और मोलार सबसे पीछे होता है ग्राइंडिंग टीथ में।
ये इसके आइडेंटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ टीथ में वैरी फ्रॉम 28 to 32 में वैरी करते हैं। थर्ड मोलार्स आर लास्ट मोलार इरप्ट्स एट द एज 70 to 25 ईयर्स एंड समटाइम्स में नॉट इरप्ट एट ऑल। मतलब जो थर्ड मोलार होता है उसको हम विजडम टूथ कहते हैं, ये सबसे लास्ट मोलार होता है। ये सामान्य लेट एडल्ट्स और अर्ली एडल्टहुड में इरप्ट हो सकता है, लेकिन सभी लोगों में ये इरप्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट डेंटल पॉइंट्स देखेंगे हम। After eruption of second permanent molar at 12 years of body of mandible increases in length and the ramus of mandible grows and moves behind, so space is created behind second permanent molar और for third permanent molar। मतलब जो सेकंड परमानेंट मोलार होता है वो लगभग 12 ईयर्स के आसपास इरप्ट होता है एंड इसके बाद मैंडिबल यानी लोअर जॉ बोन में ग्रो होती है। और मैंडिबल क्या है, नीचे की जो जॉ बोन होती है उसको हम मैंडिबल बोलते हैं। और इसमें रैमस भी होता है। जो रैमस क्या होता है, मैंडिबल के जो पीछे की तरफ ऊपर उठने वाला पोर्शन होता है उसको हम रैमस बोलते हैं। वो ग्रोथ के दौरान मैंडिबल की शेप और डायमेंशन बदलती है, इसके कारण थर्ड मोलार के लिए जगह डेवलप हो सकती है। आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। पहले सेकेंड मोलार तक टीथ मौजूद है, बाद में जॉ ग्रो होती है और जैसे जैसे स्पेस डेवलप होता है तो वैसे वैसे थर्ड मोलार के इरप्शन के लिए जगह मिल सकती है। देन रेडियोलॉजिकल फीचर, लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, द इफिसाइज ऑफ रेडियस एंड अल्ना फ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट। तो रेडियस और अल्ना है, मतलब जो फोरआर्म के बोन से, और जो इफिफाइसिस क्या है, लॉन्ग बोन के एंड का जो ग्रोथ होता है उस पोर्शन को इफिसाइसिस कहते हैं। शाफ्ट क्या होता है, बोन का जो मिडल लॉन्ग पोर्शन होता है उसको शाफ्ट कहते हैं। और फ्यूजन का मतलब है जब इफिसाइसिस और शाफ्ट के आसपास जुड़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। इसका एज एस्टिमेशन के लिए क्या रिलेशन है ये देखते हैं। अब बच्चों और एडोलेसेंस में बोन्स अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। ग्रोथ के दौरान इफिफाइजियल प्लेट्स मौजूद रहती है, एज बढ़ने पर इफिसाइसिस और शाफ्ट फ्यूज होते हैं और इसीलिए रेडियोग्राफ देखकर डॉक्टर स्केलेटल मैच्योरिटी का एस्टिमेशन कर सकते हैं। दिस एंड्स में बी और मे नॉट बी फ्यूज्ड। ये जो एंड है वो फ्यूज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हेड यानी डिस्टल एंड ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ मेटाकार्पल, जो सेकेंड एंड फिफ्थ मेटाकार्पल के हेड भी स्केलेटल एज एस्टिमेशन कर सकते हैं। बेस यानी कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ प्रोक्सिमल एंड मिडल एंड टर्मिनल फैलेंजेस, फिंगर की जो फैलेंजेस के अलग अलग एंड्स भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं। फैलेंजेस यानी कि फिंगर्स की शॉर्ट्स छोटे स्मॉल स्मॉल बोन्स होते हैं ना, वो इनमें ऑसिफिकेशन और फ्यूजन की स्थिति देखकर स्केलेटल मैच्योरिटी का अनुमान लगाया जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज, 8 पॉइंट से उधर सबसे पहला है मेजॉरिटी। अ पर्सन अटेन मेजॉरिटी ऑन अ कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड बिकम मेजर और एडल्ट। मतलब इंडिया में नॉर्मल रूल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 18 ईयर्स कंप्लीट करने पर मतलब करता है तो उसको मेजर और एडल्ट माना जाता है। Then, but when a child is under guardianship of court or guardian, he obtain majority at 21 years of age। मतलब करंट जनरल रूल में मेजॉरिटी 18 ईयर्स है, इसलिए मतलब ही ये पॉइंट है ना वो पुराने जो लॉ होते हैं और नोट्स होते हैं उससे लिया गया है। देन मैरिज, द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन इज़ 18 ईयर्स और जो बॉय की होती है वो होती है, मेल की होती है वो होती है 21 ईयर्स। देन स्टैट्यूटरी रेप, सेक्सुअल एक्ट और इंटरकोर्स विद अ वुमन 18 ईयर्स ऑफ एज विथ और विदाउट हर कंसर्ट इज़ रेप। अगर विक्टिम 18 ईयर्स से कम जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के लॉ में उसका कंसर्ट लीगली प्रोटेक्शन नहीं देता, उसने कंसर्ट दिया था कहने से माइनर के साथ सेक्सुअल एक्ट लीगल नहीं हो जाता। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक लड़की 16 ईयर्स की है और वह कहती कि उसने कंसर्ट दिया था, फिर भी माइनर होने के कारण चाइल्ड प्रोटेक्शन लागू हो सकता है। जुवेनाइल, अ पर्सन इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ जुवेनाइल और चाइल्ड। 18 ईयर्स से जो कम होता है उसको हम चाइल्ड या जुवेनाइल मान सकते हैं। इफ़ अ चाइल्ड कमिट्स अ क्राइम ही इज़ नोन एज अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अगर 18 ईयर्स से कम उम्र का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क में उसे नॉर्मल एडिटर क्रिमिनल की तरह सिंपली ट्रीट नहीं किया जाता, उसके लिए अलग जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीजर होता है। कंसेंट, अब क्या देखते हैं हम, दो एग्जांपल दिए हैं कंसेंट के। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अ वुमन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज कैन गिव कंसेंट फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी। मतलब एडल्ट वुमन अपने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए अपनी कंसेंट दे सकती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द एमटीपी एक्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 18 ईयर्स से कम एज में गार्डियन कंसेंट का लीगल रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। एग्जांपल देती हूँ, एक वुमन 25 ईयर्स की है और एमटीपी एक्ट की कंडीशन में सर्टिफाई करती है तो उसकी ओन कंसेंट रिलेवेंट है। और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, अ पर्सन ऑफ 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले कैन गिव अ कंसेंट फॉर रिमूवल डोनेशन ऑफ हिज ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन फॉर थेरापेटिक पर्पज। 18 ईयर्स या उससे अधिक उम्र व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन ऑर्गन रिमूवल के लिए एप्लीकेबल ट्रांसलेशन लॉ के अनुसार कंसेंट दे सकता है, लेकिन केवल 18 प्लस हो, इसीलिए कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सकता हो ऐसा नहीं है।
इसके लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, डोनर कंसर्ट, ऑथराइजेशन एक्सेट्रा लागू हो सकते हैं। देन एबिटमेंट ऑफ सुसाइड विल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रेसमेंट ऑफ फॉर लाइफ और इम्प्रेसमेंट फॉर 10 ईयर्स। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा पुराना है, इसे एग्ज़ाम टीचर में करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। करंट कंसेप्ट बताती हूँ आपको कि जो एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का ऑफेंस है वो भारतीय न्यायालय संस्था की तरफ से पनिशेबल है, और जो नॉर्मल प्रोविजन में पनिशमेंट इम्प्रोजमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन है। मतलब आसान भाषा में समझाती हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए एबिट करता है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी में आ सकता है। देन किडनैपिंग, इट इज़ अ टेकिंग अवे ऑफ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड फ्रॉम अ लॉफुल गार्डियनशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन। इसका मतलब है कि लॉफुल गार्डियन की कंसेंट के बिना प्रोटेक्टेड चाइल्ड और पर्सन को उसकी लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर ले जाना किडनैपिंग प्रोविजन के अंतर्गत आ सकता है। देन प्रोस्टिट्यूशन, और प्रोक्योर अ गर्ल ऑफ एज जो 18 ईयर्स से किसी है कम है फॉर इलिक्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स। 18 ईयर्स से कम उम्र लड़की को इलिक्ट सेक्शुअल एक्टिविटी प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से प्रोसीजर और इंड्यूस करना और सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। प्रोक्योर का सिंपल मीनिंग क्या है, किसी व्यक्ति को बहालना फुसलाना अरेंज करके मतलब ऐसे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की सिचुएशन में लाना, ये होता है प्रोक्योर।